SBFC फाइनेंस लिमिटेड, पहले मैं थोड़ी जानकारी आपको कंपनी के बारे में दे दूं और उसके बाद इशू की डिटेल्स और उसके बाद करेंगे मैनेजमेंट से मुलाकात। 2008 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी मुंबई में मैप फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और 2019 में इसका नाम बदलकर हो गया SBFC फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का मेन जो कारोबार है NBFC, नॉन डिपॉजिट NBFC और सिक्योर्ड MSME लोन और गोल्ड लोन, ये 3 तरह के कारोबार हैं कंपनी के। औसत सिक्योर्ड MSME लोन साइज कंपनी का 10 लाख के आसपास का है। 90,000 के आसपास की गोल्ड लोन की एवरेज साइज़ है। और ज़्यादातर लोग जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, सैलरीड और वर्किंग क्लास लोग हैं, जिन्हें कर्ज की शॉर्ट टर्म के लिए जो ज़रूरत होती है, उनको कैटर करती है ये कंपनी। 18 से ज़्यादा राज्यों में प्रेजेंस है कंपनी की। और कुल मिलाकर इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, दक्षिण भारत से 38%, उत्तर से 30%, पश्चिम से 21% और पूर्वी भारत से 10% के आसपास का आता है। इशू की जानकारी पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। 3 अगस्त यानी कि कल खुलेगा ये इशू और 7 अगस्त को होगा बंद। प्राइस बैंड सिर्फ 54 से 57 रुपये, जी हाँ 54 से 54, 57, ये आपका प्राइस बैंड हो गया। ठीक है, 260 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप एक सिंगल लॉट की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो आपको देने होंगे 14,820 रुपये। इशू साइज कितनी है? 1,025 करोड़। उसमें से 600 करोड़ तो है फ्रेश इशू जो कंपनी में जाएगा पैसा, और 425 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है जो अभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा बेच रहे हैं। मार्केट कैप हो जाएगा 6,100 करोड़ रुपए के आसपास। ये है इशू की पूरी डिटेल्स। आइए दो खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाई जाए। असीम ध्रुव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और CEO भी। और ध्रुव साहब गुजरात यूनिवर्सिटी से सर ने कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, ICWA के भी मेंबर हैं, यानी कि IC कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट वाला भी कोर्स किया है, आपने मेंबरशिप ली है। बैंकिंग इंडस्ट्री का सर को 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है। 2017 से इस कंपनी के साथ में है और इससे पहले बैंकिंग सेक्टर में काम करने का लंबा बड़ा गहरा अनुभव है। नाम मैं आपको बताऊँ, HDFC बैंक, HDFC सिक्योरिटीज़, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी HDFC ग्रुप की कंपनी है। इनके साथ मतलब HDFC ग्रुप में सर ने बड़ा लंबा समय बिताया है और रोज़ारी बायोटेक जैसी कंपनियों के साथ भी जुड़े रहे। एक और ख़ास मेहमान महेश दयानी साहब हैं जो कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं, CBO। आप भी 2017 से कंपनी के साथ जुड़े हैं। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग और प्रॉफिटेबल ग्रोथ लाने की जिम्मेदारी महेश सर की है। आपने कोलकाता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर्स किया है। ICFI बिजनेस स्कूल हैदराबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी कि CFA। होलसेल और रिटेल बैंकिंग का 22 साल से ज़्यादा का अनुभव महेश सर का है। और आप भी ICICI, कोटक, HDFC तीनों बैंक में काम कर चुके हैं, तो गजब का बैंकिंग का अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद समय देने के लिए जी बिजनेस पर। कल आपका IPO खुलने जा रहा है, तो सबसे पहले असीम सर आपके पास आता हूँ। समझाएं सर कि आपकी कंपनी का क्या खास कारोबार है। और वैसे तो सर NBFCs बहुत सारी है, लिस्टेड भी बहुत हैं, अनलिस्टेड भी बहुत है, आपकी कंपनी खास तौर से कैसे पोजीशन है ये समझाइए। तो हमने सालों से देखा है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं छोटे शहरों में, जी उन तक फाइनेंस अभी तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इतने इतने सारे बैंक है, इतने सारे NBFC है और अलग अलग प्रोडक्ट के माध्यम से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी जो टोटल अपॉर्चुनिटी है, तो इस देश में करीबन 6.5 करोड़ छोटे छोटे बिजनेसेस है और ओनली अबाउट 8% गेट एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज फाइनेंस। तो बाकी जो है वो डिपेंडेंट है और मार्केट बोरोइंग से, जो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से उन्हें मिलता है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक ऐसी NBFC बनाई जाए जो ये छोटे बिजनेसेस पे फोकस करे छोटे शहरों में। तो अभी हम 16 स्टेट में प्रेजेंट है, जहाँ पे हम 150 ब्रांच खोले हुए हैं और हम 200 शहरों में वहां से केटर कर रहे हैं ये 150 ब्रांचेस से। तो कोशिश ये है कि अच्छा प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे फेयर टर्म्स पे ये छोटे बिजनेसेस को पहुंचाया जाए। तो असीम सर आपने एक बिजनेस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि इसमें लिखी हुई है कि सिक्योर्ड MSME लेंडिंग, ये समझाएं कि एग्जैक्टली सिक्योर्ड MSME लेंडिंग क्या है और क्यों आप सिक्योर्ड में ही हैं, क्यों अनसिक्योर्ड में नहीं? तो जनरली फाइनेंशियल सर्विसेज में कोई भी लोन 2 प्रकार की होती है, या सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड हम जो करते हैं वो प्रॉपर्टी कोलैटरल में लेते हैं या गोल्ड कोलैटरल में लेते हैं एज अ सेकंड वे आउट। अनसिक्योर्ड बिजनेस मॉडल अलग बिजनेस मॉडल है और वो छोटा टेन्योर का मॉडल है। तो जब आप ऐसा बनाते हो कि जहाँ पे आपका फोकस मोर प्रॉफिटेबिलिटी पे है, तब आप अनसिक्योर्ड बिजनेस मॉडल बनाते हो।
पर जब आपको लॉन्ग टर्म बुक बनानी हो तो आप सिक्योर्ड मॉडल की तरफ जाते हो। दूसरा यह है कि अनसिक्योर्ड में आप छोटे लोन ही दे पाते हो, कि अगर जो जो कस्टमर को हम लोन देंगे, अनसिक्योर्ड देंगे तो 1-1.5 लाख तक ही दे पाएंगे, पर अगर सिक्योर्ड देते हैं तो हम 10 लाख तक की अवधि दे सकते हैं, क्योंकि उसका लोन का टेन्योर ज्यादा लंबा होता है, तो ईएमआई छोटी हो जाती है, तो वो कस्टमर को पे करने में ज्यादा सहूलियत रहती है। ओके, बिल्कुल परफेक्ट है। महेश सर, आपसे आईपीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि 600 करोड़ तो आपका जाएगा कंपनी को। तो एक तो ये बताएं कि सर इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे होगा, और दूसरा 425 करोड़ की जो आपकी है वो ऑफर फॉर सेल है, उसमें कौन से इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं और क्यों? जैसे असीम जी ने बताया कि हमने जो लास्ट 6 साल के जो हमने सफर तय किया है, इस 6 सालों में हमने ये 150 ब्रांचेस खड़ी की है, 16 राज्यों में खड़ी की है। आज हमारा जो AUM है वो करीबन 5,000 करोड़ का है। तो अगर आप हमारा ग्रोथ देखें तो हमारा कंपाउंडेड ग्रोथ करीबन 40% के ऊपर है। और अगर सिक्योर्ड मार्केट की हम बात करें तो टोटल सिक्योर्ड मार्केट जो MSME का है वो करीबन 8.5 लाख करोड़ का है, और वो ग्रो कर रहा है 17 से 18%। यानी कि ये मार्केट डबल हो रहा है 4 साल। और उसके अंदर का अगर मैं कहूँ, जो 5 से 30 लाख का टारगेट सेगमेंट है जहाँ पे हम मौजूद हैं, वो मार्केट है जो 23 और 24% से ग्रो कर रहा है। तो यानी वो वाला जो मार्केट है वो तेजी से डबल हो रहा है, वो 3 साल में डबल हो रहा है। अगर ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने, तो हम बोल रहे हैं कि आज जो 2.5 लाख करोड़ है वो 2025 तक 5 और 2028-29 तक 10 लाख करोड़ का है। तो उसके लिए वो सफर तय करने के लिए आपको कैपिटल रखना पड़ेगा, आपको कैपिटलाइज होना पड़ेगा, और अर्ली जर्नी में आपके पास कैपिटलाइजेशन स्ट्रांग हो तो आप आगे का वो ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो 600 करोड़ हम रेज कर रहे हैं, दैट इज लार्जली ग्रोथ कैपिटल SBFC के लिए। और जो 425 करोड़ है जो ये सेकेंडरी सेल है जो ये हम बेच रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं जो बेच रहे हैं, और उसके जगह पे हमने सेकेंडरी ट्रांजैक्शन भी किया है। अगर आप हमारा पहले का DRHP देखें तो हम पहले प्राइमरी 750 कर रहे थे, अभी हम 600 कर रहे हैं, क्योंकि 150 करोड़ तो ऑलरेडी एक प्री IPO हो चुका है, वहां पे अच्छे इन्वेस्टर्स आ चुके हैं उस पे। तो इसीलिए हमारा जो प्री IPO का प्राइमरी रेज है वो 600 करोड़ है। और ऑल्सो सेकेंडरी हमने किया है जहाँ पे हमारे 3 लार्ज म्यूचुअल फंड्स आए हैं, जैसे ICICI, HDFC और SBI। सो लार्जली ये प्राइस डिस्कवरी ये सब इन्वेस्टर्स के आने के साथ हुआ है, और हमारे एक ही एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो प्रमोटर हैं या कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर सर? सॉरी, कम है। जो जो अभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो बेच रहे हैं आईपीओ में, वो कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं या प्रमोटर्स? नहीं, तो हमारे जो प्राइमरी प्रमोटर हैं, जो लार्ज प्रमोटर हैं, वो तो रह ही रहे हैं, उनका 55% का स्टेक रह ही रहा है। और जो एग्जिस्टिंग बेच भी रहे हैं तो पोस्ट IPO उनका 5 से 6% का स्टेक रहेगा। ओके, ठीक है। लार्जली प्रमोटर ड्रिवन जो है उनका अभी भी लार्ज स्टेक मेंटेन रहेगा। असीम सर, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी महेश सर भी बता रहे थे कि चलिए हम साथ ही साथ हमने अभी कुछ राउंड्स भी किए हैं जिसमें आपने इशू के पहले भी कुछ स्टेक बेची है, जैसे 57 रुपये में आपने कुछ महीने पहले, 55 रुपये में आपने अमानसा को दिया है। आमतौर पर जनरली होता है कि जो भी आप प्री IPO प्लेसमेंट करें, IPO की प्राइसिंग उससे थोड़ी सी बेहतर होती है, ज़्यादा होती है। इनफैक्ट आप IPO की प्राइस उसके आसपास या थोड़ा नीचे ही कर रहे हैं, कोई खास वजह वैल्यूशंस कम करने के पीछे? नहीं, देखिए, अभी 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 ऐसा है कि व्हाट इज अ फेयर वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। और कोशिश ये है कि जो भी इनकमिंग इन्वेस्टर आए, जो भी रिटेल इन्वेस्टर आए, उन्हें भी लॉन्ग टर्म हमारे साथ जुड़ने का मौका मिले और फायदा हो। तो अभी अभी जो मार्केट है उसका कंडीशन थोड़ा हमने देखा है लास्ट 3-4 सालों में कि जो जो कंपनीज ज्यादा रेट पे आई, उनके फिर इन्वेस्टर्स को बाद में फायदा नहीं हुआ। और इनसे सीख ये मिलती है कि अगर आप फेयर प्राइसिंग करोगे, अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ जाना है, तो जो आपसे जुड़ रहे हैं अभी, उनका भी लॉन्ग टर्म फायदा आपको सोचना पड़ेगा। सर, इंटरेस्टिंग, अच्छी सोच है सर, ये होनी भी चाहिए। और नहीं तो आमतौर पर जनरली मैंने देखा ही है असीम सर की, जो मैंने पहले प्री IPO में दिया हो और उसमें भले ही 2 महीने पहले भी देंगे 20-30% डिस्काउंट पर, आप तो हिम्मत करके मतलब उससे डिस्काउंट पर लाने, तो 30-30% प्रीमियम भी देखी हमने। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है महेश सर जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 21 में आपकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन
11.25% के आसपास थी, अभी घटकर 9.25 9.5% पर आ गई। तो ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स घट रही है, इसकी वजह बताएं, जबकि इस पीरियड में जनरली बढ़ी है लोगों की। क्या कॉस्ट ऑफ बोरिंग का इशू है, और आगे ये किस तरह की रेंज आप कंफर्टेबल है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कहाँ रखेंगे? हाँ, सो अगर आप हमारा इंटरेस्ट, अगर ये बेसिकली जिस तरीके से हमको रिपोर्ट करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, तो उस पर हमको रिपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन जो इंटरेस्ट इनकम है, उसमें एक कॉम्पोनेंट है जो कहता है इंटरेस्ट इनकम ऑन पीटीसी। वो एक इन्वेस्टमेंट होता है जो इंटरेस्ट इनकम में इंक्लूडेड है, लेकिन वो एयूएम में इंक्लूडेड नहीं। सो व्हाट इट मीन्स इज कि आपके इंटरेस्ट इनकम में एक पीटीसी का इनकम है जो इंक्लूडेड है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, जो एयूएम है, उस पर वो इंक्लूडेड नहीं। और 2021 में वो 37% कंट्रीब्यूट करता था। तो एक इन्वेस्टमेंट था जो हमने किया था 2021 में, और वो अब नीचे घटता हुआ जा रहा है। तो इसीलिए वो जो कंट्रीब्यूशन जो नीचे जाता हुआ जा रहा है, तो इसीलिए वो आपको निम आपको 9% दिख रहा है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन्स देखेंगे, जो एक्चुअल एडवांसेस हैं, और वो हमारे स्प्रेड में भी आपको दिखाई देगा कि वो 2021 में 7% था, 2022 में 7.2 था, और 2023 में 7.7 था। तो अगर जो मेरा कोर इनकम अगर आप देखें, तो वो हमारा उस ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है, और हमारा निम अभी लार्जली स्टेबल है, एक्सक्लूडिंग द पीटीसी इनकम, एट बिटवीन 9 to 9.25, which I would consider a very healthy NIM to be maintained. एक और चीज़ जिस पर राय लेना चाहता हूँ, वो ग्रॉस और नेट लेवल पर एनपीए। मैं इस पर आप ही से पूछ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है। आपके ग्रॉस एनपीए लगभग 2.5% के आसपास है, एनपीए 1.5% से थोड़ा सा कम है। तो लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ आवास, होम फर्स्ट, एप्टेस वगैरह से, तो उनके मुकाबले में थोड़े ज़्यादा। इसकी कोई खास वजह, और किन लेवल्स पर आप देखते हैं कि कंफर्टेबल रहेंगे आप इन एनपीएस पर? तो अगर हम देखें, तो एक तो होम लोन का एक सेपरेट सेगमेंट रहता है, तो उनका एक एनपीएल लेवल्स बड़े डिफरेंट रहते हैं। उनके लार्जली सब 2% रहते हैं ऑन एन एवरेज। ओके। मगर अगर आप हमारा इंडस्ट्री सेगमेंटेशन देखें, जो मैं आपको कह रहा था 8.5 लाख करोड़ और हमारा सेगमेंट 2.5 लाख करोड़ है, ये लार्जली नॉन होम। तो अगर आप इंडस्ट्री डेटा देखेंगे हमारे सेगमेंट का, तो वहां पे 4.2% है एज अ ग्रॉस एनपीए फॉर दैट पर्टिकुलर मार्केट। उसके अगेंस्ट में हम 2.5 पे हैं, और करीबन हमने 1.4% का हमारा नेट एनपीए है। हमारी हर बार की इच्छा ये रहती है कि हम हर बार अपना जो कवरेज है, जो प्रोविजन कवरेज है, वो हम एवरी ईयर इम्प्रूव करते रहें। तो अगर आप 2021 में देखें, तो हमारा प्रोविजन कवरेज 38% था, फिर 2022 में 40% है, और 2023 में 42%। सो हम बेहतर हैं इंडस्ट्री से। दी एस्पिरेशन इज कि हम बेहतर करते रहें देन दी इंडस्ट्री। बट आई थिंक होम लोन और ये नॉन होम लोन है, तो ये दोनों डायनेमिक्स बड़े डिफरेंट हैं, और इनके जो पैरामीटर्स और बाउंड्रीज हैं वो भी स्लाइटली डिफरेंट। सो आई वुड से कंपेयर्ड टू इंडस्ट्री, वी आर प्रॉब्ली बेटर देन द इंडस्ट्री। ओके, तो ये आपके लिए सारा का सारा एनपीए। एक और चीज़ जो असीम सर आपसे जानना चाहता हूँ, आपने एक पिछले साल एक सब्सिडी कंपनी भी बनाई है अफोर्डेबल हाउसिंग को के कारोबार को लेकर। बताएं सर, यहाँ क्या प्लान है आपके, और क्या इसकी जो सारी परफॉर्मेंस होगी वो एसबीएफसी में ही काउंट होगी, पूरी 100% सब्सिडी है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, और इस बिजनेस में कितना स्कोप आप देख रहे हैं? जी, तो जैसे हम हमारी कंपनी का बेसिक जो पर्पस है वो स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कंपनी, तो एसपीएफसी का हमारा लिए मतलब है स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कंपनी। तो फोकस ये है कि जो छोटे बिजनेसेस है उनको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए वो उनको हम हाजिर करें। और जैसे हम ये एमएसएमई लोन्स में गए, ऐसे हमको नजर आता गया कि ये जो कस्टमर है उन्हीं कस्टमर को होम लोन की भी जरूरत है, जो आज हम पूरी नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए हमने एक 100% सब्सिडरी खोली है, और अभी आरबीआई को अप्लाई किया है लाइसेंस के लिए। और वहां पे कोशिश ये रहेगी कि हम होम लोन्स दें इन्हीं कस्टमर को जिनको अभी हमने एमएसएमई फाइनेंस किया है। ये परफेक्ट है सर। एक और बिजनेस जो बड़ा तेजी से ग्रो कर रहा है, सिम सर आपसे राय लेता हूँ, गोल्ड लोन। आजकल लगभग हर बैंक को गोल्ड लोन करना है, तो आपके लिए कंपटीशन बढ़ रहा है या इसमें अभी भी बहुत स्कोप नजर आता है? क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ फंड तो ज़्यादा रहेगी बैंक से, और स्पेशली आजकल सरकारी बैंक को सबको गोल्ड लोन करना है। तो कैसे इस बिजनेस को कैसे देख रहे हैं आप? नॉर्मली गोल्ड लोन में दो प्रकार के लोन्स होते हैं। एक तो जो कंज्यूमर रिलेटेड गोल्ड लोन्स होते हैं, द बी2सी गोल्ड लोन्स, और एक बिजनेस रिलेटेड गोल्ड लोन्स होते हैं जो बी2बी गोल्ड लोन्स होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो सारी गोल्ड लोन एनबीएफसीज है और सारी बैंक्स है वो कंज्यूमर रिलेटेड
गोल्ड लोन्स करती है, जहाँ पे छोटे छोटे कस्टमर जाके छोटे छोटे लोन्स लेते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बिजनेसेस जो हमारे वही जो एमएसएमई कस्टमर है उनको बिजनेस के वर्किंग कैपिटल के लिए लोन हम दें। तो आप देखेंगे कि एवरेज टिकट साइज जो कंज्यूमर लोन की होती है वो 40 से 50 हजार की होती है और हमारी 90,000 से 1 लाख के करीब होती है। तो सेगमेंट अलग है, प्राइसिंग अलग है, अप्रोच अलग है, प्रोडक्ट अलग है, पर अंडरलाइन गोल्ड लोन इज द सेम कॉन्सेप्ट। और जैसे आपने कंपटीशन बताया, तो एक फाइनेंस कंपनी में कंपटीशन तो रहेगा, आप प्रोडक्ट में ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अ वेरी हाईली रेगुलेटेड बिजनेस। तो फिर इसमें मजे की बात यह है कि हर कोई वही करता है पर हर कोई को वही रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसमें द रियल जॉय इज इन एग्जीक्यूशन। जो अगर हम ठीक तरह से एग्जीक्यूट कर पाए तो कंपटीशन तो रहेगा, बट फिर हम अपनी जगह बना लेंगे उसी कंपटीशन में। और हम बहुत छोटे प्लेयर है, तो हमें वो जंगल में हाथियों को लड़ना पड़ता है, चींटी को अपना खाना मिल जाता है। जी आसिफ सर, वैसे तो मैं आपको एचडीएफसी के ज़माने से जानता हूँ। मुझे शायद जहाँ तक मुझे याद है एक आध बार इंटरव्यू भी सर का किया, मुझे ऐसे याद तो आ रहा है, आई डोंट नो। लेकिन आपने 2017 में ज्वाइन किया, कंपनी तो पुरानी 2008-9 की है, राइट? तो मतलब क्या प्रमोटर कोई और थे, बाद में आप महेश सर साथ में जुड़ के प्रोफेशनली मैनेज करके फिर ये आईपीओ आ रहा है? क्या कहानी क्या है इस कंपनी की, जरा मुझे समझाएं सर। जी, तो हमने क्या किया था कि एक्चुअली ये कंपनी 2017 में ही शुरू हुई और हमने जब शुरू की तब एक एग्जिस्टिंग एनबीएफसी थी, मेप फाइनेंशियल सर्विसेज, उसको हमने अक्वायर किया। तो जो जिसका कुछ खास बिजनेस नहीं था, वो लाइसेंस था उनके पास एनबीएफसी का, पर कुछ खास उसमें बिजनेस था नहीं। तो हमने एक एनबीएफसी अक्वायर की, मेप, उसका नाम चेंज करके एसबीएफसी किया। तो कंपनी की शुरुआत 2017 से ही हुई। जी 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 सर जी। लगता है शायद बात करते सर का थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। सॉरी, अभी अभी जी, अभी जी, जी सर, अब सुन पा रहा हूँ। जी सर बताएं। जी, तो 2017 से ही शुरू हुई और हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि एक ऐसी कंपनी बनाए जो 20 साल लगेंगे इसको बनाने में। पर हमने देखा कि 9,500 एनबीएफसीज है, पर कंट्री वाइड एमएसएमई फोकस्ड एनबीएफसी एक भी नहीं है। तो सब लोगों ने रीजनल किया है, किसी ने साउथ में किया, किसी ने वेस्ट में किया। तो हमारी कोशिश ये है कि ऐसे ही एनबीएफसी खोली जाए जो सारे कंट्री में जाए और एक ही रीजन पे फोकस नहीं करे, पर एक सेगमेंट पकड़ के चले कि अगर एमएसएमई कस्टमर है तो उसे हम ठीक तरह से समझे, उसका रिस्क हम ठीक तरह से डायमेंशन करें, क्रेडिट ठीक तरह से असेस करें और उनको अच्छा प्रोडक्ट अच्छे प्राइसिंग पे दी जाए। तो ये 2017 से ये कोशिश शुरू हुई और उसके बाद में जैसे आप जानते हैं इतने सारे हमारे सामने स्टॉर्म्स आए जो अगर पहले पता होता तो शायद शुरू ही नहीं करते। तो sometimes it is good God doesn't tell you your problems. So but in and through it all, अभी हमारी टीम ने काफी मेहनत की है और एक अच्छी पोजीशन पे आज कंपनी है और हम खुश है जहां तक पहुंचे हैं और बहुत एक्साइटेड है जहां आगे जाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, हमें भी अच्छा लगता है कि अगर कुछ प्रोफेशनल बढ़िया कॉर्पोरेट्स में अच्छा एक लंबा अनुभव लेकर उसके बाद अपनी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करें और एक साइज़ बनाए और उस साइज़ को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें जो आप कर रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। कल से आपका आईपीओ खुलने जा रहा है, एक नई पारी की आपकी शुरुआत होने जा रही है। असीम सर, महेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। असीम।